नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइन की। डायरेक्शन कोसाइन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय एनालिटिकल मेथड। ठीक, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है जरा इसको देखते हैं। देखिए, एंगल्स मेड बाय अ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप विथ x y एंड z, जो कि एक्सिस है। ये वेक्टर a गिवन है, ठीक है। ये वेक्टर a गिवन है x y और z एक्सिस से। इसका जो एंगल बन रहा वो अल्फा बीटा और गामा रेस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा क्या होगा। यही निकालने को हम लोग बोलते हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइन। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमें, ये देन यहां लगा है ना, तो पहले सबसे पहले आपको निकालिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जब आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे तो क्या लिख देते हैं, ये पिछले ही लेक्चर में हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म में भी पढ़ चुके हैं। यानी इसके आई के साथ जो लिखा हुआ, a2 के साथ जो लिखा हुआ वो मैग्नीट्यूड है, ठीक ना। तो उस मैग्नीट्यूड को आप लिखिए a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये आपने लिख लिया। अब आपसे पूछा जाएगा, देन आपसे क्या पूछा जाए, तो मैग्नीट्यूड हो गया, देन कॉस अल्फा कितना होगा। तो कॉस अल्फा लिखेंगे, कॉस अल्फा पूछा गया, ठीक है ना। इसका यह मतलब हुआ कि यानी a1, जो a1 आ रहा है आई की डायरेक्शन में, यानी x की डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है इसका, a का a1 वाला कंपोनेंट, यानी ये कंपोनेंट है। ये इसको ax वेक्टर, इसको ay वेक्टर, इसको az वेक्टर लिखते थे हम लोग। तो इसमें इतना ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ax का मैग्नीट्यूड है a1। तो आपको लिखना होगा यानी a1 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ a, वेक्टर a, ठीक है। ठीक इसी तरह से आपको लिखना होगा cos बीटा पूछा जाए। cos बीटा क्या है, मतलब आप देख रहे हैं यहां पे, यानी a वेक्टर का x एक्सिस से जो एंगल है वो अल्फा है, ठीक। a वेक्टर का जो y एक्सिस से जो एंगल है वो बीटा है, a वेक्टर का जो z एक्सिस से एंगल है वो गामा है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, cos बीटा। cos बीटा क्या हो जाएगा, कहेंगे a2 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक इसी तरह से cos गामा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a3 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ a। ये इसी को बोलते हैं क्या, ये लिखने को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। यानी डायरेक्शन के साथ, x की डायरेक्शन के साथ cos की वैल्यू, y की डायरेक्शन के साथ cos की वैल्यू, यानी cos अल्फा cos बीटा और cos गामा, इस वेक्टर का आपको लिखना आ जाए तो कहेंगे क्या, ये डायरेक्शन कोसाइन। इतनी बात क्लियर है, बस इतना सा काम। कोई कठिन चीज है क्या, बिल्कुल नहीं, काय के लिए कठिन चीज है। अब सवाल ये उठता है, सवाल वाल कुछ नहीं। अब अगर आपसे पूछा जाए cos स्क्वायर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा। तो cos स्क्वायर अल्फा लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, यानी a1 स्क्वायर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। ठीक इसी तरह से आपसे पूछा जाए cos स्क्वायर बीटा लिखना हो तो क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे a2 स्क्वायर अपान जो ये मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर। थोड़ा सही से लिखा जाए वरना गेट बैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेट बैड। ठीक, अब इसी तरह से आपसे कहा जाए cos गामा, यानी cos स्क्वायर गामा लिखना हो तो क्या लिखेंगे, यानी a3 स्क्वायर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। ये लिख लेंगे आप खूब आराम से। अब आपसे ये कहा जाए कि इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो क्या मिलेगा। जब इन तीनों को ऐड करना होगा तो आपको मिलेगा यहां पर, यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा और प्लस उसके बाद cos स्क्वायर गामा। क्या मिलेगा, देखिए इसको ऐड करेंगे तो यानी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर ऊपर की तरफ हो जाएगा, अपन मैग्नीट्यूड का इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा, 1। आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब इसी में साइन का फॉर्म लिखना हो तो क्या लिख देंगे, एकदम आराम से, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस पहले तो आप इसको एक उसमें बंद कर लीजिए, बक्से में, है ना, इसको ऐसे एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। ठीक इस तरह से आपको साइन का टर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे, यानी यहां पर लिख दें, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। क्या आ जाएगा इसी तरह से, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या आएगा, कहेंगे 2। क्या आएगा, 2। इसको भी बंद कर लीजिए। अब कुछ लोग की तो बुद्धि इसी में खराब हुई, ये कैसे हो गया, सिंपल है, कहीं कुछ नहीं, इन्हीं को ऐड करना था ना,
जब इनको आपस में आप ऐड करेंगे तो इधर वाले टर्म हमने ऐड करके यहां लिख लिया है, इधर वाले टर्म ऐड करते हैं, जब इनको ऐड करिए आपस में, ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, a1 स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a2 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस नीचे अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर है कितना, कहेंगे ये, इसका स्क्वायर करेंगे भाई, इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और रूट हटेगा तो क्या लिख देंगे a1 स्क्वायर, देखिए इसमें हम कर दे रहे हैं फिर से वापस, यानी a1 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब यही बात इसमें भी लिखनी होगी, यानी a2 स्क्वायर अपॉन में फिर यही और फिर यहां पे a3 का स्क्वायर और फिर वापस से वही नीचे से। तो देखिए इसमें 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 ये जो न्यूमरेटर है वो क्या है, कॉमन है, सब में सेम है, तो जब न्यूमरेटर सब में सेम हो जाएगा, अरे सर जी इतना काहे हैं, हम लोग बच्चे हैं ना, आप समझते नहीं हैं। ठीक, ये अब इसका मतलब ये हुआ, यानी देखिए न्यूमरेटर सेम है सब में, मतलब यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम। तो कैसे लिखना होता है इसमें फ्रैक्शन में इसको, अच्छा ये इक्वल का साइन रहेगा ना, हो ये वाला केवल ये था, बाकी सब इक्वल का साइन रहेगा। ठीक है, आ जाइए, अब आपको क्या लिखना होगा, यानी अब एक बार ये लिखना होगा a1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ऐड करना है सबको, तो क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ठीक, और ये तीनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जब कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1, यही लिखा हुआ है। और जब ये 1 आ गया आप, तो अब साइन वाला समझ लीजिए कैसा होता है, बड़े आराम से, कोई कठिन चीज थोड़ी है भैया, छोटी छोटी गुणा भाग जोड़ घटाना ही है, समझ रहे हैं आप, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो ट्रिग्नोमेट्री में हो चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे डेसिमल में हो चाहे सिंप्लीफिकेशन में हो, होता वही है आखिर में। तो यहां पर वही हो रहा है, यहां पे ऐड करना है तो ऐड कर दिया, यहां पे क्या जा रहा है कि इसका देखिए कॉस का, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन थीटा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पे लिखा हुआ कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे क्या लिख देंगे 1, ये लिखा हुआ है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना, या इसको साइन के फॉर्म में लिखिए, चलिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ठीक। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा जहां लिखा था वहां पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह, अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं अच्छा लग रहा तो ये वाला की चाहे जैसे कर लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब बिल्कुल कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, साइन इन 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। अब साइन स्क्वायर अल्फा में से ये सारी चीजें जो ये आया है ना, ये वाला, ये इसको एक तरफ ले आइए, इसको एक तरफ ले आइए, यानी सब में से 1 कॉमन लेके अब माइनस वाले टर्म को एक साथ लिखिए, और फिर उसके बाद जो माइनस टोटल माइनस वाले को वापस ले आइए इधर, और ये वाला 1 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, करके देखिएगा आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम बता देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया गया है, आप इसको कर देंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, याद रखिए कि ये इतना होता है, और इनमें से एक आध बार पूछा गया है, कभी कभार पूछा जाता है, ये हमेशा नहीं, कभी कभार भूले बिसरे गीत कभी कभार आते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो ये था डायरेक्शन कोसाइन। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इस पे सवाल आते हैं, वो सवाल आपको आने चाहिए, तो कुछ सवाल अब चलते हैं इस पे करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन है, एंगल्स मेड बाई ए वेक्टर ए इज इक्वल टू -2i + 3j + 4k विथ x, y एंड z आर अल्फा, बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। tan अल्फा आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया tan अल्फा। तो हमें पता है cos अल्फा अगर हम निकाल लें तो काम बनेगा कुछ, देखिए cos अल्फा इज इक्वल टू क्या, यानी ये -2 अपान कितना
कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड इसका निकालना होगा तो क्या करेंगे, यानी मैग्नीट्यूड के लिए हमें करना क्या होता है, कुछ नहीं, बस ये जो सामने लिखा हो इसी के बगल में एकदम पास में इसका स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 16 9 25 4 29, कितना हो जाएगा रूट में 29। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये हो जाएगा, देखिए ये वाला रखना था आपको a1, आपको फॉर्मूला याद है ना a1 का मतलब ये, तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, a1 की वैल्यू कितनी -2 अपान रूट 29, -2/√29। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब -2 लिखने का क्या मतलब, -2/√29। चलिए अब जरा एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, क्या बनाएंगे ट्रायंगल। ठीक, और cos अल्फा कितना होता है, यानी cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, आपको पता है किसी ट्रायंगल में cos थीटा कितना हो जाएगा, अगर हम ये अल्फा मान लें तो आपको पता है कि किसी ट्रायंगल में cos अल्फा कितना होता है या cos थीटा कितना होता है, कैसे निकालते थे आपको याद होना चाहिए, हर बार लिख के हम बता रहे हैं, हमेशा याद रखिए। अगर ये थीटा है, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर या इसी को बोलते परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, बार बार याद रखिए कि यहाँ पे पाकिस्तान है, भूखा प्यासा नंगा एकदम है ना, और हिंदुस्तान एकदम हरा भरा है, तो यहां हो जाता था इसके लिए साइन कॉस और टैन, तो कॉस क्या हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो इसमें बेस क्या है ये, यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ठीक ना। तो इसमें बेस क्या हो जाएगा, कहेंगे ये बेस हो जाएगा 2, ठीक, बेस हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा रूट में 29 इसका हाइपोटेन्यूज, तो इसका जब निकालेंगे आप तो यहां से आ जाएगा 5, ठीक। तो आपसे tan पूछा गया था, क्या पूछा गया tan, चूंकि ये रूट 29 आ चुका है आपको पहले ही पता, अगर ये कोई ट्रायंगल है तो यहाँ पे आपको पता होता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कहेंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आपको कहा जा रहा है कि cos अल्फा है ये और ये, तो देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बात को समझिए, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था, केवल cos अल्फा लिखना था हमें, यहां से एक ट्रायंगल बना के इसमें इसको हाइपोटेन्यूज हमने दिखा लिया, ठीक है ना, यानी विकर्ण इसी को बोलते हैं, और इसको बेस दिखा लिया। जब इससे हमने क्या किया कि यहां पे रखेंगे, अगर इससे आपको ये चाहिए कि 5 कैसे आया, तो ये भी देख लीजिए रूट 29 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो चीज है 2 का स्क्वायर और प्लस आपको चाहिए था p का स्क्वायर, ये चाहिए, तो ये रूट 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 29, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहेंगे 4 और प्लस ये p स्क्वायर, अब p स्क्वायर आपसे चाहिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कहेंगे 25, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो एक एक कैलकुलेशन आपको धीरे धीरे करनी होती है। अब आपको पता चल गया ये, तो आप लिखा लेंगे यहाँ से tan अल्फा इज इक्वल टू कितना, tan थीटा कितना होता है, कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये परपेंडिकुलर है 5/2, ये वैल्यू आपसे पूछी गई थी। तो ये चीज कहां से आप निकाल पाते अगर डायरेक्शन कोसाइन नहीं जानते तो, ठीक। तो चाहे साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, आप इस वेक्टर से निकाल सकते हैं, लेकिन जब tan थीटा की हम बात करें तो इससे निकाल कर अल्फा की वैल्यू निकाल कर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, और ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हम इसमें tan अल्फा आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक ना। अगला सवाल है, इसको नोट कर लिए, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए, एक वेक्टर दिया हुआ कि a वेक्टर -i कैप प्लस 4k कैप, देन फाइंड आउट एंगल्स मेड बाई, ठीक है ना, एंगल्स मेड बाई द वेक्टर a विथ x y एंड z r, यानी a वेक्टर एंगल कितना बनाएगा x y z से आपको सारे के सारे निकाल के बताने। तो क्या करें हम लोग, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना होता है, कहेंगे इसके आगे जो कुछ है इसका स्क्वायर करिए, तो यहाँ कितना 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी -1 का होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस का यहाँ 4 स्क्वायर कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा रूट में 70। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यानी a की वैल्यू आ गई, आप चाहे मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है क्या लिखना हमें, cos, cos से ही सारा एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। तो cos अल्फा लिखिए, cos अल्फा कितना है, कहेंगे -1 अपान रूट में 17, तो
तो अल्फा कितना हो जाएगा, एंगल पूछा गया था तो अल्फा हो जाएगा कितना, कहेंगे cos इनवर्स -1/17 रूट में। ठीक ठीक, इसी ये तो हो गया पहला। दूसरा cos बीटा अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, cos बीटा, देखिए जे वाला तो कोई चीज जे के लिए तो कुछ नहीं दिया हुआ, यानी जे क्या हो जाएगा 0, जे क्या हो जाएगा 0/√17। इसका मतलब ये क्या होगा, पूरा टर्म 0, यानी cos बीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। ठीक, चलिए नंबर 3, cos गामा लिखना हो तो क्या लिखेंगे, cos गामा के लिए कहेंगे ये जो है इसके गामा यानी 4/√17, देयरफॉर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहेंगे cos इनवर्स, ये तो लिखना आता है ना cos इनवर्स बड़े आराम से, ठीक, इंटू 4/√17। ये सारे एंगल हो गए। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल चलते हैं। चलिए यहां दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक ए है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, बी है -i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक, फाइंड एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ z एक्सिस, यानी इनका रिजल्टेंट निकालिए। तो रिजल्टेंट के लिए एनालिटिकल मेथड हम पढ़ेंगे फिलहाल, अब सवाल आ गया तो आ गया, यानी रिजल्टेंट का मतलब इनका सम करिए और इसको जोड़ना होता है आई सारे सेम टर्म वाले एक साथ जोड़ना, बचपन से हम लोग जानते हैं जैसे अलजेब्रा में करते थे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी इनको आपस में जोड़िए, कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 है और यहाँ जोड़ेंगे -1, इसमें क्या हो जाएगा आई कैप सिर्फ, प्लस इनको जोड़िए, क्या लिखेंगे 4j कैप, प्लस इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 3k कैप। ठीक, ये आई। अब रिजल्टेंट तो आ गया, अब कह रहा है कि इस रिजल्टेंट का z एक्सिस से क्या एंगल बनेगा। तो इस रिजल्टेंट में आपको क्या निकालना होगा, पहले इसका मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, मैग्नीट्यूड के लिए रूट में वही सब कुछ जैसे बचपन में करते आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे। चलिए एक लाइन और बढ़ा ही लें, आपके लिए क्या करना है, यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, चलिए कितना आ जाएगा रूट में, देखिए 16 9 25 26, कितना जाएगा 26। फटाफट करा करिए, बचपन वाला एकदम हिसाब रहेगा तो एकदम सटीक रहेगा, ये नहीं शर्माना क्या मुझे तो आता नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब आ जाइए cos z एक्सिस से पूछा गया तो क्या हो जाता है cos गामा, एंगल पूछा गया था तो cos गामा लिख लेंगे, z एक्सिस से मतलब यानी k वाले से, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, इसका जो 3 यानी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो, यानी इस वेक्टर का, इस r वेक्टर का एक कंपोनेंट k डायरेक्शन में है यानी z डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 है, तो यहां लिखिए 3 अपन यहां हो जाएगा रूट में 26। तो आपको गामा पूछा गया था तो क्या लिख देंगे cos इनवर्स क्या 3/√26। क्लियर है बात, चलिए क्लियर बात एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है, इसे में तुरंत कर लीजिए। अगला सवाल है, कह रहे हैं कि एक वेक्टर है ऐसे, फोर्स को दिखाया गया है यहां पे, और एक वेक्टर है ऐसे, बात को समझिए, एक वेक्टर यानी ए, कह रहे हैं ये जो फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड यानी इसको कह रहे हैं कि F1 जो कि 10 न्यूटन का है, और ये F2 है ये भी है 10 न्यूटन का, और ये जो एंगल है वो दे रखे हैं 60 डिग्री। फाइंड आउट द रिजल्टेंट, पहले तो आप रिजल्टेंट निकाल के लाइए, फिर एंगल बिटवीन F2 F1 एंड F2, दो चीजें आपको चाहिए इसमें। यह सिचुएशन है, किसी पार्टिकल पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक F2 वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी ये इस तरीके से और ये इस तरीके से दो फोर्स इस पे काम कर रहे हैं किसी पार्टिकल पर, आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो आपको पहले पूछा गया कि रिजल्टेंट, तो फाइंड आउट रिजल्टेंट। फाइंड नंबर 1 रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, नंबर 2 एंगल बिटवीन F1 एंड F2। सिंपल है बात। चलिए तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड चूंकि सेम है यानी F1 इज इक्वल टू F2 है, तो जब हम लोग इसको पैरेललोग्राम मेथड में कर रहे थे, सिचुएशन ऐसी आ जाए कि थीटा कितना बने ये पता चल जाए और ये दोनों सेम है, तो हम डायरेक्ट क्या लगा लेते थे F इज इक्वल टू, जैसे R इज इक्वल टू क्या है
R इज इक्वल टू या F इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट हम निकालते थे वो क्या आ जाता था A, ठीक ना, लिखते थे ऐसे 2A cos थीटा बाई 2 ऐसे करते थे, तो वही वाला तो है यहाँ पे हिसाब, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो उसी को हम लोग यहां यूज करेंगे। याद आ रहा है कुछ, किसी लेक्चर में हमने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, यानी जब A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर हो, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, है ना, तो रिजल्टेंट हम जब निकालते थे तो इसको कैसे लिखते थे कि 2A cos थीटा बाई 2। ठीक है, एकदम ऐसे ही निकालते थे। किस लेक्चर में पढ़ा था, शायद मेरे ख्याल से इस वाले लेक्चर में पढ़ा था, जहां पे पैरेललोग्राम मेथड से, आपको याद रखिए, जहां पे पैरेललोग्राम मेथड से हम लोग एडिशन करना सीखे थे वहीं पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्लियर है बात। अब आपको क्या करना होगा, दोनों चीज सेम है, तो पहले तो आपको रिजल्टेंट चाहिए, फिर एंगल चाहिए। तो एंगल के लिए क्या करते थे हम लोग, यानी या तो हेड से हेड को मिलाओ या तो टेल से टेल को मिलाओ। तो हम लोग टेल से टेल को मिलाएंगे किसी एक कॉमन पॉइंट से। तो ये देखिए इधर F1 आ जाएगा जो कि 10 न्यूटन का है। चूंकि ये एंगल कितना 60 डिग्री, तो इसको हम आगे की तरफ ये इधर बढ़ा लिया हमने F2 को, इधर कितना बढ़ा लिया F2 को, ये हो गया F2 जो कि ये भी क्या है 10 न्यूटन का है। ठीक, ये भी क्या है 10 न्यूटन का। ये एंगल 60 डिग्री ऑलरेडी पहले से दे रखा था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो यानी F1 और F2 के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है बात। चलिए अब पहले सवाल में क्या करना है, कहना है रिजल्टेंट निकाल लीजिए। तो रिजल्टेंट के लिए हमें क्या करना है, देखिए जब 120 डिग्री हो जाए तो रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के बराबर आ जाता है। एक वेक्टर का दोनों ही सेम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। कैसे आया आप करके देखिए, यहाँ पे 2 इंटू कितना F का मतलब कोई भी एक F रख लीजिए यहां से, यानी 10 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कॉस कितना यहाँ पे, दोनों के बीच का एंगल कितना 120 डिग्री, तो यानी 120 बाई 2 बराबर 60 डिग्री लिख देंगे, यानी कितना 60 डिग्री। बात को समझिए, आपको एकदम दिक्कत बस खाली वही छोटी छोटी चीजें नहीं आती है, बाकी तो ये तो समझ में आ ही रहा है कि एंगल पूछा है, सब कुछ पूछा है, तो कैसे करेंगे ये तो एकदम क्लियर है बात। लेकिन अब कैसे करना होता, अब यहाँ पे आपको परेशानी ये होगी कि यार ये तो कुछ दिया नहीं है, कैसे करें क्या करें। आप F1 F2 करके फिर वो वाला निकालेंगे, ये वाला फार्मूला तो याद रखना है ना हमें। चलिए रिवाइज कराएंगे तो फार्मूला याद हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, अब आप देखिए यहां से ये लिखा है, तो इससे इसको मत काटिएगा, इससे ये नहीं कटेगा, याद रखिएगा ये वाला इससे नहीं कटता है ना। ये बहुत बायो वाले बच्चों के लिए दिक्कत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। परेशान भी किस बात का परेशानी, एकदम नहीं सीखेंगे तो आ ही जाएगा, उसमें कौन सी बात। ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक ना। 2 इंटू 10 इंटू cos 60 पूरा मिलके कितना हो जाता है 1/2। ये 2 से 2 गया और रिजल्टेंट कितना आ गया 10, जो कि न्यूटन है। तो दूसरा ये हो गया इसका ऑप्शन। तो डायरेक्ट आप कर सकते थे, अगर वहां इस तरीके से आपको नोट करके लिखना हो तो लिख लीजिए कि अगर थीटा कितना हो 60 डिग्री, तो वैल्यू कितनी आती थी f√3 आएगी। अगर 90 डिग्री हो तो क्या आ जाएगा f√2, अगर 60 डिग्री हो तो f। ये 3 वैल्यू आप याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल एक और, चलिए एक सवाल दिया हुआ यहाँ पे, p वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, q वेक्टर जिसका 12 है, r वेक्टर जिसका 13 है मैग्नीट्यूड। आपसे पता जा रहा p प्लस q प्लस r वेक्टर ऐड करने पर 0 मिल रहा है, देन फाइंड, आपको एंगल के क्या होगा, देन एंगल बिटवीन p एंड r कितना होगा, आपसे सवाल पूछा गया है। क्लियर बात। तो इन्होंने क्या दे रखा कि p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0 है। तो सिचुएशन देखिए 5 12 13, 5 12 13 कहां मिल जाता था हमें, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे तो उसमें 5 12 13 का रिलेशन बनता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के आपको सवाल लगाना है, ठीक। ये देखिए इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा और ये r हो जाएगा। तो ये हो जाता है 5, ये हो जाएगा 12 12 5 और ये 13, ठीक। इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। तो
यानी ये 5 हो जाएगा ना, ये वाला 5 हो जाएगा भाई, पहले 5 फिर 12 फिर ये 13। तो ये अब आपसे क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया कि क्या पहले इसका एंगल आप निकाल लीजिए ये वाला, क्योंकि एक वेक्टर, अब देखिए आप एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, जब तीनों का सम किया गया तो यानी इन तीनों का तो वेक्टर सम कितना आया, 0। वेक्टर सम 0 है, ये ना कि इन तीनों का जोड़ के मैग्नीट्यूड 0, वेक्टर सम 0 है। पी का वेक्टर प्लस क्यू का वेक्टर प्लस आर का वेक्टर सम, न कि अलजेब्रिक सम। बात को समझिए, अलजेब्रिक सम 0 नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आपको कैसे, वेक्टर सम का क्या मतलब है यहाँ पे, अब सोचने वाली बात है। तो देखिए पहले 5 और 12 को आपस में जोड़िए, 5 और 12 को जब आपस में जोड़ेंगे आप, तो आप पाएंगे कि ये हो गया 5 और ये हो गया 12, है ना। इस तरीके से जोड़िए इसको, ये ऐसे, तो ये क्या मिलेगा, यानी इसकी डायरेक्शन ये इधर की तरफ मिल रही है। ये देखिए 5 है, ये 12 है, ये वेक्टर कितना हो जाएगा, 13 वेक्टर। और इसी में आपको अब फिर से क्या जोड़ देना है, कहेंगे 13 वेक्टर जोड़िए, ऐसा जोड़िए कि रिजल्टेंट 0 आ जाए। तो इसी पे क्या करिए आप, इसको ऐसे फिर से देखिए, यहीं से उठाकर इस पे जोड़ दीजिए कितना, 13 वेक्टर, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट 0। क्लियर हो गई बात। तो आप यहां से ये वाला एंगल निकाल लेंगे अल्फा या थीटा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो अल्फा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू, आप निकालेंगे तो क्या 12/5, ये अपान ये होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, यानी ये सिर्फ हमें अल्फा निकला है। लेकिन आपसे पूछा गया पी और आर के बीच का एंगल, यानी ये आर वेक्टर था, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, तो इसके बीच का एंगल आपको चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो यहां है और ये यहां है, तो इसको कैसे बनाया जाए, तो इसको वापस से फिर से ऐसे बनाना होगा ना, ये देखिए इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, यानी ये वाला एंगल आप निकाले, कौन वाला, ये वाला, यानी ये चाहिए, ये वाला, इसको मान लीजिए थीटा। तो tan थीटा निकालना है, आपने अल्फा निकाल लिया, अल्फा कितना आ गया, अल्फा आपने निकाला तो कितना आ गया 12/5, ओ सॉरी tan इनवर्स 12/5, ठीक, tan इनवर्स 12/5। अब जब tan इनवर्स 12/5 आ गया तो आपको थीटा चाहिए, तो क्या लिख देंगे 180 डिग्री और माइनस का अल्फा डिग्री, आपको क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का tan इनवर्स 12/5। कुछ ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं तो आप बड़ा कंफ्यूज होते हैं, यार ये कैसे हो सकता है, ये क्या चीज दिया हुआ है, काहे ऐसा लोग देते हैं। दरअसल इसमें कुछ था थोड़ी। आप देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये 5 है, 12 है, 13 है, तो 5 12 13 वाली सिचुएशन कहां आती है, 3 वेक्टर, और साथ में उन्होंने कहा कि 3 वेक्टर, आप ट्रायंगल मेथड से अपने मन से 3 वेक्टर बना लीजिए, तीनों को आप ऐड करिए, तो इसको ऐड करिए, और ऐसे ऐड करना है कि 5 12 13 का रिलेशन भी आपको सेटिस्फाई हो जाए, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा बिल्कुल, P प्लस Q प्लस R, ये देखिए 5 12 और 13 इनका समेशन भी 0 हो गया। अब आपसे ये प्रूफ करना था तो इसको यहां कर लिया कि ये 5 12 का एक 13 आ जाएगा, जिसकी डायरेक्शन इधर की तरफ। अब उसी में हम एक वेक्टर ऐड कर दें R, जिसका मैग्नीट्यूड कितना 13, तो इसमें हम ऐड कर दिया R, कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहां से हमने क्या निकाला, tan अल्फा निकाल लिया, tan अल्फा यहां से निकाला तो पता चला कि हमें 12/5 आ रहा है, यानी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5 आ गया, यानी 12/5, है ना, 12 मतलब 12, 5 मतलब 5, ठीक है, अल्फा ये हो गया, नहीं तो अंग्रेजी वाले कहेंगे ये तो कोई बात नहीं, ठीक। लेकिन हमसे पूछा गया था कि इसके और इसके बीच का एंगल बताइए, तो इसके बीच का मतलब ये P वाला, ये R वाला, ये कौन सा, ये P वेक्टर है और ये R वेक्टर है। आपने अल्फा निकाला है, आपको चाहिए थीटा, ये वाला चाहिए था, तो ये देखिए पूरे एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, लीनियर एंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा डिग्री, तो आपने थीटा और अल्फा की वैल्यू रखी, आपको आंसर मिल गया। क्लियर है बात। तो इस तरीके के कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो देखने में लगेगा कि टफ है, लेकिन बहुत आसान होते हैं, केवल बेसिक्स आपको आने चाहिए। अब आगे चलते हैं हम लोग, हेडिंग डालिए एडिशन ऑफ वेक्टर बाय एनालिटिकल मेथड। चलिए हेडिंग है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय एनालिटिकल मेथड। पेज नंबर 71, एनसीईआरटी पेज नंबर 71।
एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय एनालिटिकल मेथड। ठीक, याद रहेगा, इसको हम करने जा रहे हैं। चलिए, एक वेक्टर दिया हुआ आपको, नंबर एक वेक्टर है, ठीक, a इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप। एक वेक्टर दिया हुआ b इज इक्वल टू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप। अब ये वेक्टर कैसे बना सकते हैं a1 a2? यानी देखिए इस तरीके से, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, एक वेक्टर a ये हो सकता है और दूसरा वेक्टर ये b ये हो सकता है, ठीक, इस तरीके से। तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ, इसी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ, और उनका वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे a1 i कैप प्लस a2 j कैप। ठीक, इसी तरह से b का एक कंपोनेंट इधर की तरफ, एक कंपोनेंट इधर की तरफ, इसका हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, यानी b इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप, जो कंपोनेंट के फॉर्म में वेक्टर लिखना होता है। ये चीजें आपको लिखनी है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको ऐड कर दीजिए, यानी रिजल्टेंट वेक्टर आपसे पूछा गया कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो आपको पता r इज इक्वल टू, सिंपली हमें पहले लिख लेना होता है a प्लस b, ठीक, यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर। और a वेक्टर है कितना, कहेंगे ये है, तो आप इसको फिर से लिख सकते हैं, यानी a1 i कैप प्लस a2 j कैप। ये a को लिख दिया आपने, प्लस इसी तरह से b को लिखना है, तो b को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 i कैप प्लस b स्मॉल b था, b2 j कैप। इसको अब इसको क्या करना है, ये कैप है, पता चले कुछ और ना समझ लें इसके ऊपर से, ठीक। अब इन दोनों को ऐड करिए, तो क्या करना होगा, यानी देखिए सेम कंपोनेंट ही तो आपस में ऐड होते हैं ना, यानी i वाला i के साथ j वाला x y z में अगर लिखा हो 3x प्लस 3y तो यही जुड़ेगा। जैसे आपको अलजेब्रिक सम करते थे, 3x प्लस 3y एक बार लिखा हुआ है, और आपको लिखा हुआ 2x प्लस 2y एक बार लिखा। तो ऐसा तो है नहीं कि ये वाला आपस में जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये वाला सेम टर्म वाले आपस में ऐड हो जाते हैं, तो यानी 5x प्लस 5y ऐसे तो लिखते थे। तो यहां x और y की जगह i है, x और y की जगह i है, बस इतनी सी बात है। तो इसका मतलब ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस b1, a1 प्लस b1, एक ब्रैकेट में i कैप प्लस a2 प्लस b2, ये वाला j कैप। ऐड हो गया दोनों आपस में, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत? बताइए। यहां x के टर्म में दिया था, एनसीईआरटी में x के टर्म में लिया हुआ, कोई बात नहीं, चाहे जिसके टर्म में, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये a1 a2 क्या है, कहेंगे ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है इसका, किसका, यानी a1 और सॉरी a1 प्लस b1, ये जो रिजल्टेंट है वो किसका है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, पहले तो ये बता दीजिए आप, अभी एनसीईआरटी वाला अभी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है एकदम, है ना। उसमें x1 x2 के फॉर्म में दिया था, कोई बात नहीं। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों को ऐड किया, ये आया, इसका सेम टर्म आपस में ऐड हो जाएगा, ये सेम टर्म साइन के साथ सब कुछ रखना होता। अगर यहां माइनस होता तो यहां पे माइनस होता, यहां पे माइनस होता, यहां माइनस होता तो यहां माइनस होता, बाकी ये बीच वाला प्लस है, क्योंकि ये वाला प्लस है, ठीक। अब इसको आपने क्या किया, तो सेम टर्म वाले, सेम पद वाले, एक ही जैसे जो आई के साथ था, a1 प्लस b1 आई कैप, यहां पे a2 प्लस b2 j कैप, ये लिख लिया। अब कहा जा रहा है कि ये क्या हो सकता है, ये कहेंगे ये आर ए भी लिख सकते हैं इसको, इसमें तो x वाले में तो बड़ा आसानी से लिख लिया कि ये आर एक्स हो जाएगा, आर वाई हो जाएगा। चलिए आई वाले टर्म को आप लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, आर एक्स हो जाएगा आई कैप प्लस इसको आर वाई जे कैप। अभी उसको भी देख लेते हैं, क्लियर है बात यहां तक। अब इसका रिजल्टेंट आपसे पूछा जाए तो रिजल्टेंट भी निकाल लेंगे आपसे, यानी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, कहेंगे रिजल्टेंट हो जाएगा इसका, कहेंगे रूट में आई वाले के साथ एक साथ जो कुछ है, यानी a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, a1 प्लस b1 का, प्लस यहां पे क्या, a2 प्लस b2 का होल स्क्वायर, ये भी आ गया।
और जो एनसीईआरटी में दे रखा है जरा उसको भी यही पैरेलली कर लीजिए साथ में, है ना। ठीक, यही है एनालिटिकल मेथड। अगर यहीं पे के टर्म होता तो के वाले को ऐड कर लेते, फिर वही सारी बातें लिखते हुए हम इसको यहां चले आते। ठीक, यही था एनालिटिकल मेथड से ऐड करने का तरीका। एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो ए है, ए वेक्टर है, वो कह रहे हैं कि ए एक्स यानी आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और जो बी वेक्टर है वो दिया हुआ आपको बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। कह रहे हैं इसका रिजल्टेंट लिखिए, तो रिजल्टेंट लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कह रहे हैं इसको लिखिए, ए वेक्टर लिख दीजिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एक ब्रैकेट में, और प्लस यहां पे लिखिए बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप दूसरे ब्रैकेट में। अब सेम टर्म आपस में आई वाले जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स एक ब्रैकेट में, और प्लस यहां पे ए वाई प्लस बी वाई दूसरे ब्रैकेट में। ठीक, ये जे कैप, यानी ये वाला क्या है, कहेंगे आर एक्स यानी रिजल्टेंट इन एक्स डायरेक्शन, यानी आर एक्स। ये वाला रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन, ये। ठीक, यानी ये हो जाएगा ये, यानी यहां आई कैप और जे कैप आप लगा सकते। ये वेक्टर फॉर्म हो गया इनका। और रिजल्टेंट लिखना हो तो वापस से आप इसको रिजल्टेंट इसका लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, दोनों बातें एकदम क्लियर हो चुकी। ठीक, इसी तरह से आप आ जाइए जे, अगर के वाला टर्म हो तो उसको कैसे करेंगे। तो आप समझ गए एनालिटिकल मेथड का मतलब ये होता है कि सेम टर्म्स वाले को जोड़ना है, साइन के साथ जोड़ेंगे तो प्लस माइनस वो अपने आप बताएगा कि हम माइनस में आएंगे या पॉजिटिव में आएंगे। ठीक है, सॉरी, हाँ, मतलब निगेटिव में आएंगे या पॉजिटिव में आएंगे, ये खुद अपने आप जोड़ने पर ही पता चल जाएगा, ऐड करने पर ही पता चल जाएगा। इस बात को नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में ही है। ठीक, और बकायदे बना क्यूबॉइड बना के इसमें दिखाया गया है। ठीक ना, पेज नंबर 71 पर ही, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसी से फिर आगे बनाया गया। ठीक ना, तो ए इज इक्वल टू दिया हुआ आपको कि ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये दिया हुआ आपको। ठीक, इसी तरह से बी वेक्टर जो दिया हुआ वो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस यहां पे बी जेड के कैप, ये दिया हुआ है। आपको ए और बी का रिजल्टेंट आपको चाहिए, तो रिजल्टेंट लिखना है, यानी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एनालिटिकल मेथड क्या कहता है कि ये सेम टर्म वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी इसका मतलब कुल मिला के यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर एक्स जो कि आई कैप, इसको आर वाई कितना जे कैप प्लस इसको आर जेड के कैप, यह हम इसको लिख सकते हैं। या फिर आप इसको आर एक्स क्या है, आर वाई क्या है, आर जेड क्या है, यह निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कहेंगे आर एक्स जहां पर है ये क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक, आर वाई क्या है, तो कहेंगे आर वाई, वाई वाला टर्म एक साथ यानी ए वाई प्लस बी वाई। ठीक, इसी तरह से आर जेड निकला हो तो आप लिखेंगे ए जेड प्लस बी जेड। सिंपली ये तरीका होता है एडिशन का। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है इसी में कि एक वेक्टर, इफ वेक्टर ए बी एंड सी आर गिवन एज 71 पर, जैसे कि इधर की तरफ वाली लाइन लिखी गई है, मतलब ऐसे सीधे किताब रखने से राइट हैंड पे, उसमें इसमें रखें कि इफ वेक्टर ए बी एंड सी आर गिवन एज, इफ वेक्टर्स ए एंड बी, ए बी एंड सी आर गिवन एज, समझ में आ रहा है कि ऐसे ही जा रहा है हवा में सब? ईमानदारी से बताइए, बोर तो नहीं हो रहे हैं? आराम से एकदम करेंगे तो सारी चीजें एकदम सिंपल हैं, जैसे लगेगा यार पीछे कई बार तो पढ़ के आ रहे हैं। एनसीईआरटी अपने आप को कितनी बार रिवाइज करती है ये तो आपको पता ही होगा। तो ए वेक्टर गिवन है कि ए वेक्टर है, इसमें ए एक्स आई कैप स्मॉल ए एक्स लिखा हुआ, आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप प्लस
यहाँ पे ए पी है, ए वाई है, ये ए एक्स ए वाई, यहाँ पे ए जेड के कैप। जो पी वेक्टर लिखा हुआ है वो है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ठीक, प्लस का बी जेड के कैप। और जो सी वेक्टर लिखा हुआ है वह सी एक्स आई कैप प्लस स्मॉल सी से है डिनोट, है ना, सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। ये तीन वेक्टर दिए हुए। देन फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर टी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। आपको क्या फाइंड करना है, कह रहे हैं देन फाइंड आउट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर टी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। आपको इस टी का कंपोनेंट फाइंड करना है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाएगा। आ जाएगा? नहीं आएगा? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? आराम से, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। यानी टी निकालना है तो टी को पहले ही उन्होंने बताया कि ए प्लस बी को ऐड करना है, सी को सब्सट्रैक्ट करना है। तो जहां सी है ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी ये सेम टर्म में, यानी इसका मतलब सी क्या है, नेगेटिव। ये दोनों को ऐड करेंगे, ये वाला नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, सब में नेगेटिव साइन हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक। तो टी के लिए क्या हो जाएगा, यानी आप इसका कंपोनेंट सीधे सीधे लिखिए। टी एक्स क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस कितना, सी एक्स। इसी तरह से टी वाई लिखा गया है तो क्या लिखा गया, ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई। इसी तरह से टी जेड जो कंपोनेंट है वो लिखना है तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड। ये इसके आंसर है कंपोनेंट के। तो सवाल इस तरह से भी आ सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू दी गई हो सकती है कि यहाँ पे 2i 3 और यहाँ 4, यानी 2 3 4 हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है, यहाँ पे इस तरह से 3 4 5 हो सकता है, और उसमें ये कहा जाए ये माइनस है तो ये निकाल के। तो हमें क्या करना है, सेम टर्म वाले को ही ऐड और सब्सट्रैक्ट करने। ये टी एक्स का एक्स में, यानी एक्स के सारे कंपोनेंट एक साथ, वाई के सारे कंपोनेंट एक साथ, जेड के सारे कंपोनेंट एक साथ। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला सवाल है इसी में, इसको नोट करिए, फिर आगे दो सवाल और करते हैं। एक सवाल है कि a इज इक्वल टू आई कैप माइनस के कैप, b इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। यानी ये a और b वेक्टर आपको गिवन है, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। आपसे पूछा गया फाइंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर कितना होगा, a प्लस 2b कितना होगा, और उसके बाद तीसरा जो कि सबसे अच्छा सवाल है इसमें, a वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस 2b एंड आपको क्या इन एंटी पैरेलल टू a प्लस 2b डायरेक्शन। यानी एक रिक्वायर्ड वेक्टर भी चाहिए, और रिक्वायर्ड वेक्टर के लिए क्या होता है, कहेंगे यूनिट वेक्टर का सहारा लेना पड़ता है, ठीक। चलिए तो a प्लस b आपको करना था, सिंपली वेक्टर के फॉर्म में ही सारा कुछ है, तो a प्लस b आपको लिखना होगा, तो क्या लिख लेंगे, चूंकि सेम टर्म आपस में ऐड करने हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 है, यहाँ कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4i कैप, क्या हो जाएगा 4i कैप। अब आ जाइए आगे देखते हैं, जे वाला टर्म इसमें 0 है लेकिन इसमें है, यानी 0 और प्लस माइनस का यहाँ पे 2i, कितना हो जाएगा माइनस 2i नहीं j, 2j कैप, ठीक। और यहाँ पे k वाला टर्म देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3k है और यहाँ माइनस है, तो 3 में से माइनस 1 गया कितना हो जाएगा, कहेंगे प्लस 2k कैप। क्लियर है बात, जोड़ना आता है, सेम टर्म आपस में ऐड करने, साइन के साथ ही जैसे करा जाता था। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 एक मिलके कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे j के लिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2 है, 0 प्लस -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2। यहाँ पे देखिए -1 है, यहाँ पे +3 है, -1 और +3 आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा +2। क्लियर बात, ये हो गई। अब उन्होंने कहा कि हमको चाहिए a प्लस 2b, ये हो गया पहला। दूसरा वो कह रहे हैं कि a प्लस 2b हमें चाहिए, यानी इसमें इसका मतलब किसका मल्टीप्लाई कर चुका होगा, अब हमें यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई कर ले, पहले 2 का,
यहाँ कितना हो जाएगा। अब जो 2b वेक्टर आपको लिखना होगा तो पहले आप लिख लीजिए इसके लिए क्या कि 2b वेक्टर, चलिए यहां से थोड़ा सा एक लाइन और लिख दे, यानी 2b वेक्टर का मतलब 6i कैप, फिर उसके बाद माइनस का साइन है, ध्यान से एकदम, 2 2 जा 4 j कैप, 2 3 जा 6 k कैप। अब आपको वापस से क्या करना है, इसमें a जोड़ देना होगा, तो a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, कितना वेक्टर 2b, यानी अब इसमें तो ये देखिए 6i और यहां सिर्फ i, कितना हो जाएगा 7i, यहां 0, यहां कितना -4j, यहां कितना 6 और यहां माइनस कितना हो जाएगा +5k कैप। ये आ गया दूसरा वाले का आंसर। अब सवाल तीसरा कि एक रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए कि जिसका मैग्नीट्यूड 10 टाइम्स हो, इसके मैग्नीट्यूड के 10 टाइम्स, ये लिया गया। जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो, वरना तो अभी लेंदी हो जाएगा सवाल। मैग्नीट्यूड 10 एंड इन एंटी पैरेलल टू ये, ठीक, इसको कर लीजिए, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 10 है, यानी अब आपको चाहिए तीसरे में रिक्वायर्ड वेक्टर, एक वेक्टर की आवश्यकता है। हालांकि जो पहले लिखा था उससे भी करते, तो पहले इनका मैग्नीट्यूड निकालते, इसके मैग्नीट्यूड में 10 का मल्टीप्लाई करते, फिर वो आता है, चीजें सेम। रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है, कहेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर है वो कितना, कहेंगे पहली बात तो मैग्नीट्यूड 10 है, यानी मैग्नीट्यूड 10 है, लेकिन एंटी पैरेलल है किसके, इसके, यानी क्या हो जाएगा माइनस का a, और अब देखिए इसके लिए क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस 2b, इसके लिए तो ऐसे ही चाहिए -10 और यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस 2b का यूनिट वेक्टर। तो a प्लस 2b का यूनिट वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यानी a प्लस 2b को लिए लिखेंगे, पहले a प्लस 2b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अब उस मैग्नीट्यूड के लिए यूनिट वेक्टर, इसको लिख लीजिए इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस 2b, इसका यूनिट वेक्टर, यही आ जाएगा आंसर। कैसे आएगा, अब यूनिट वेक्टर लिखना होता तो क्या करते थे, किसी वेक्टर का, किसी रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर लिखना होता है, ये वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये, ठीक। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड आप अगर निकालें यही तो a प्लस 2b का, तो आपको आएगा कितना 7 7 49, 4 चौका 16, 5 5 25, 16 और 25 और 49 आपस में जोड़ दीजिए और इसको रूट में रहने दीजिए, तो 16 ये हो जाएगा 49 प्लस 16 प्लस 25, आपस में जोड़िए, तो 49 और 1 हो जाएगा 50, इसमें से 1 निकाल के इसमें ऐड कर दिया 50, और 50 ये 25 हो जाएगा 75, और यहां बचा 15, 75 और 5 80, 10 90, यानी रूट 90, ये कितना हो जाएगा रूट में 90, ठीक। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो अब आपको क्या करना है कि यहां पे लिखना रहेगा -10 इंटू इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका है कि एक बार इसका वेक्टर लिखिए फिर इसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर तो ये है, तो इसको लिख लीजिए कितना, ब्रैकेट में 7i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप, ये, और अपान क्या यहां पे रूट 90। एंटी पैरेलल का मतलब उसके ठीक अपोजिट, ठीक अपोजिट जो कि एंटी पैरेलल, माइनस का साइन इसीलिए, माइनस का साइन का मतलब है एंटी पैरेलल। किसके एंटी पैरेलल, देखिए सवाल में क्या था कि ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 एंड इन एंटी पैरेलल टू a प्लस 2b को हमको चाहिए। a प्लस 2b तो पहले इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी वेक्टर की जरूरत हो, हमें आवश्यकता हो कि वो वेक्टर हमें चाहिए, तो हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर लिखना आना चाहिए। यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, कहेंगे इस मेथड से किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर यूनिट वेक्टर हमने कैसे निकाला कि वेक्टर आर, ए भैया यूनिट वेक्टर कैप से वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक। यही तो है, ये क्या है, इसका रिजल्टेंट है, a प्लस 2b का ये है रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट, तो इस रिजल्टेंट को एक बार लिखना होगा, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा जो कि 90 आया है, ठीक, जो कि 90 आया है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हमें क्या करना होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए था, तो -10 इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस 2b, -10 क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसका मैग्नीट्यूड 10 हो लेकिन डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो, तो -10 इंटू एंटी पैरेलल यानी -10 इंटू ये यूनिट वेक्टर, ये अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ठीक।
तो इसको इस तरीके से खूब आराम से निकालिए। अगर फिर से देखना चाहें, सवाल ये था कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए प्लस बी चाहिए, सिंपल कर लिया। ए प्लस टू बी चाहिए, वो भी हमने कर लिया। पहले टू बी हमने कर लिया। यहाँ पे टू बी का मतलब क्या है, टू बी कहीं आएगा थोड़ी, इसमें टू का मल्टीप्लाई करना होगा, तो सब में मल्टीप्लाई होगा ना, कि थोड़ी कि एक की जगह इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, जो जैसा था वैसे रहने। ए प्लस टू बी करना था तो इसको ऐड कर लिया, जे वाले को इसमें जे है नहीं, जीरो है तो यहाँ कर लिया, फिर के को किससे ऐड कर लिया। अब आगे कह रहा है कि एक वेक्टर चाहिए, ए वेक्टर चाहिए, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर, एक नया वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो, ठीक, डायरेक्शन एंटी पैरेलल यानी -10। डायरेक्शन के लिए हमें क्या होता था, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, क्योंकि इन्होंने इसी के डायरेक्शन में पूछा है, तो इसके डायरेक्शन में पूछा तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लें तो इसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी, तो यानी -10 इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस टू बी। ए प्लस टू बी का यूनिट वेक्टर लिखने का जो तरीका है वो ये है कि इसका वेक्टर लिखिए, इसका मैग्नीट्यूड लिख लीजिए अपान में, तो ये हमने इसको लिख दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो पहले सवाल था इसमें कि 10 टाइम्स करते मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस टू बी, तो इसका आपको 10 टाइम्स करना होगा तो इंटू 10 और कर लेना होगा, और कुछ नहीं, यानी रूट, जो दूसरा पहले वाला सवाल था इसका आंसर बस ये हो जाता है कि -10 इंटू रूट 90, ठीक है ना, पान और ब्रैकेट में ये जो पहला सवाल था, जो इसके पहले जो लिखा गया था, अगर आप पॉज करके देखेंगे तो इसके जो पहले लिखा गया था वो ये हो जाएगा, इसका आंसर यहां पे 7i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप, ये अपान इसका मैग्नीट्यूड जो कि रूट 90 है, तो रूट 90 से 90 कैंसिल हो जाता है और -10 का तो रिक्वायर्ड वेक्टर यहां से आ जाता है। ये पहले वाले के लिए जिसमें ये लिखा था कि 10 टाइम्स ऑफ, देखिए दो सवाल यहीं से कर लीजिए, चलिए 10 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस टू बी, एक ये हो जाएगा, और ये दूसरा हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड 10 है एंड इन, ये दूसरा यहां से आ जाइए, मैग्नीट्यूड 10 एंड इन एंटी पैरेलल टू, ये दोनों सवाल आप कर लीजिए। ठीक, चलिए, तो ये इसका आंसर ये हो जाता, तो ये कट जाएगा आंसर। अब -10 हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस रूट में 70i कैप, जो रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए था, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा, फिर इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 40j कैप, और यहाँ 5 है तो कितना हो जाएगा माइनस का 50k कैप, तो दोनों आंसर आप लिख सकते हैं। खूब आराम से इसको समझिए, खूब आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है ना, वैल्यू अच्छे से रखिएगा, माइनस प्लस अच्छे से करिएगा, इतना तक के सवाल आप लगा लेंगे तो आगे कहीं पर जो नीट का आए चाहे जेमेंस का आए वो सवाल आपसे बहुत आसानी से लगेंगे। तो ये रहा आपका एनालिटिकल मेथड। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे क्या, अब यहां से देखिए यहां तक तो हो गया, अब इसके आगे जो हम करेंगे वह मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मोशन इन प्लेन टॉपिक दे रखा है हेडिंग में, इसको रुक के करेंगे, थोड़ा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर करेंगे जिसमें कि हम प्रोडक्ट देखेंगे, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। तब तक के लिए धन्यवाद, खूब मेहनत से, खूब एकदम दबा के पढ़िए, दाब के पढ़िए, जो होगा देखा जाएगा, अपना तो यही वसूल है कि नहीं, असूल बोलते वसूल बोलते पता नहीं, जो यही सही कुछ होता है। ठीक, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।